पॉलिटिक्स एक ऐसा क्षेत्र होता है कि कई जगह देखा कि कई सारे चीज़ें लोग जोड़ देते हैं उसके साथ। किसी को ज़रूरत है और हम अवेलेबल नहीं हैं, किसी को मेरे से बात करने की ज़रूरत है या किसी को भी रिक्वायरमेंट है और हम अनअवेलेबल, ये सबसे बड़ा वो लगता है। ये नहीं होना चाहिए। हमारी जैसे संस्कार थे, जैसे पढ़ रहे थे, जो सोच थी वो बीजेपी के लिए ही थी। और विद्यार्थी परिषद में व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के प्रति चिंतन उसके जागृत हो जाता है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं आपके साथ सारा जफर। ये है हमारा खास प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें हम आपको मिलाते हैं एक हस्ती से जो कि एक नाम नहीं, एक कहानी है, एक प्रेरणा है हम सबके लिए। आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान बहुत खास हैं। वो रह चुकी हैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर और कल्याणपुर विधानसभा से 2 बार विधायक श्रीमती नीलिमा कटियार जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ वो पल जो हम लोगों ने आज तक नहीं देखे। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम की शख्सियत हैं नीलिमा कटियार जी। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम शख्सियत में। धन्यवाद सारा जी। तो आज का इंटरव्यू हम लोग बहुत कैंडिड रखेंगे और जानेंगे कि आप एज अ विमेन क्या सोचती हैं और आपकी लाइफ कैसी रही, आपका बचपन कैसा रहा और पॉलिटिक्स में आने का सफ़र, इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ी डिटेल में। तो नीलिमा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपका जन्म कानपुर में हुआ। हाँ। और आप एक पॉलिटिकल फैमिली में आपने जन्म लिया, तो पॉलिटिक्स में आना, फिर कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में आपका सफ़र है, ये बाय चांस हुआ या कहीं ना कहीं एक फैमिली प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर इसको कह सकते हैं, लेकिन प्रेशर इन द सेंस वो ऐसा था कि माँ को देखा था, माँ को काम करते हुए देखा था, माँ के काम करने के ढंग को देखा था, माँ के काम की प्रायोरिटी को देखा था, माँ के काम के इंटेंशंस को देखा था। और उन इंटेंशंस में, काम की प्रायोरिटी में, काम के तरीके में सब कुछ मदद करना था, लोगों की मदद करना। और एक लाइन वो हमेशा, मतलब मुझे बचपन से वो लाइन याद है, वो शब्द याद हैं, पीड़ित के साथ रहना है, जो परेशानी में है उसके साथ रहना है। तो वो ये जो शब्द हैं, ये जो लाइन है, ये जो काम करने का तरीका है, तो राजनीति मतलब अब आज उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एक 8 साल का, एक 10 साल का, एक 12 साल का, एक 14 साल का, एक 17 साल का, वो जो मेरी उम्र थी और उस समय मेरी जो सोच थी, उसमें राजनीति का अर्थ यही था। आज हम जब बड़े हुए, जब समझने की कोशिश करी और राजनीति के कई सारे संदर्भ, परिभाषा लोगों ने अपने अपने जो गढ़े, उसमें मेरी मिट्टी में जो घुली है राजनीति की परिभाषा, वो लोगों की मदद करना जुड़ी, और मदद करने के लिए किसी भी लेवल पर कुछ भी करना। तो प्रेशर ये मेरे संस्कार में आ गया। तो राजनीति कोई बड़ी कूटनीति है, कोई बड़ी ऐसी चीज़ है कि कुछ तिकड़म भिड़ाना होता है, कुछ कहीं पर पावर होता है। तो राजनीति इसका नाम है, ये बचपन से नहीं देखा। राजनीति लोगों की मदद करनी है, मदद करने के नाम से देखा था। तो दिमाग में नहीं था कि ये भी करना है या ऐसे ही जाना है। नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मल जैसे होते हैं सब लोग वैसे ही थे। कोई प्लानिंग नहीं, कोई इंटेंशन नहीं। ग्रेजुएशन में थे, तो ग्रेजुएशन में पढ़ते समय ही, फर्स्ट ईयर था, उसमें ही ये हुआ कि क्योंकि परिवार का जो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसी विचारधारा के लोगों का आना जाना और जुड़ाव, ये सब था। और बात तो शुरू होती है, जब ये बातें हम शुरू करते हैं तो शुरू होती है कि इमरजेंसी में जो जेल जाना हुआ था, वहाँ से शुरू होती है। हाँ। बात वहाँ से मैं जानना चाहूँगी इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये तो बात शुरू होती है 2-2.5 साल की उम्र से। तो 2-2.5 साल की उम्र में जेल पहुँच गए आपातकाल के अंदर। जब ये सब चल रहा था, स्वाभाविक था कि माँ जैसी कार्यकर्ता, वो जेल में ही जाना था। और मेरे जैसा बच्चा जो बहुत शरारती था, उस सबके बस का नहीं था, तो माँ के साथ मुझे भी जेल में 2-2.5 साल की एज में
वो मैं माँ के साथ गई। तो अब ये इसको कह सकते हैं कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, तो ये तो समझ में आ रहा था कि इतने सारे लोग अपने घर में नहीं रह रहे हैं, जेल में रह रहे हैं। और क्यों रह रहे हैं? नारे लगते थे, मशाल जुलूस चलता था, लोग अपना भाव प्रकट करते थे, तानाशाही समझ में आते थे शब्द। 2.5-3 साल के बच्चे के दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे जैसे अब कोई 2.5-3 साल का बच्चा हो तो उसको लगेगा घर ही सब दुनिया है, या मैं जहाँ जा रहा हूँ नाना नानी का घर, या उसकी दुनिया उतनी हो गई। लेकिन जो 2.5-3 साल का बच्चा जेल जा रहा है, जेल में देख रहा है कि इतने सारे लोग इस तरह से जेल के अंदर हैं, सब सह रहे हैं, तो वो क्या चीज़ ऐसी होती है जिसके लिए, तो वो आकर्षण, वो बात एक तो आ गया पॉइंट वहाँ से दिमाग में, जो नॉर्मल वे में नहीं था। और थोड़े दिन नहीं, काफ़ी दिन रहा, तो वो प्रेशर नहीं था, एक रास्ता था। बाद में समझ में आया कि नहीं, इसी पे जाना है। तो वो एज ए, जैसे कहते हैं ना कि ये नहीं था कि इसी रास्ते पर चलना है, लेकिन वो स्वभाव में आ गया था। तो आने वाले समय के अंदर उसी को अडॉप्ट किया। आपकी जो मदर थी प्रेमलता कटियार जी, एक हस्ती हैं शहर की, आज भी लोग जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। तो जब आपने अपनी मदर को एज अ नेता देखा, एज अ समाज सेविका देखा, तो वो एक क्या चीज़ थी उनके अंदर जिसने आपको इंस्पायर करा कि नहीं मुझे ऐसा नेता बनना है, या आपने क्या इंस्पिरेशन ली उनसे? ये मैं हमेशा कहती नहीं हूँ, बुनती भी हूँ अपने अंदर। मुझे रोज़ बुननी पड़ती हैं वो इंस्पिरेशंस को। रोज़ ऐसे मौके आते हैं। ज़बरदस्त संतुलन देखा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है, बहुत लोगों को, लेकिन जो मैंने जिया है, और जो मैंने उनका संतुलन देखा है कि बच्चों की परवरिश, लोग क्वालिटी टाइम 2 वर्ड बोलते हैं कि जी हम क्वालिटी टाइम जो है और मैनेज करते हैं, लेकिन कोई महिला जिसके साथ बच्चे इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं जोड़ते हैं कि मेरी माँ को ऐसा होना चाहिए, मेरी माँ को ऐसा, और वो इतनी समर्पित कार्यकर्ता हो, इतनी डिवोटी कार्यकर्ता हो, और दोनों ही भाव को वो संतुलन बना करके ले जाए, तो मैंने तो वो जिया है। तो वो चीज़ मुझे, जब जैसे किसी महिला को बाहर काम करने के लिए, और 10 से 5 नहीं है, ये 24 घंटा है, चैलेंजेस हैं, कोई जगह नहीं है कि हम कह दें कि जी हम क्योंकि इस क्षेत्र में हैं तो नहीं कह सकते कि हम यहाँ नहीं जाएंगे या नहीं, मुझे सब करना है। तो कोई महिला कैसे, मतलब उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, महिला है तो वो पूरी माँ है। 24 घंटे भी माँ बने हैं तो भी कम पड़ रहा है, 24 घंटे पत्नी बन रहे हैं तो भी कम पड़ रहा है। तो ये बेईमानी तो नहीं है, हर महिला के माइंडसेट में ये चलता है। तो वो ये कैसे कर सकती है कि ये भी बेईमानी ना लगे और वहाँ भी न्याय हो जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है महिलाओं, तो ये महिलाओं के सबके दिमाग में चलता है। वो चैलेंज कोई बच्चा बोले कि मेरी मदर ने सक्सेसफुली उसको अचीव किया है, मेरी सारी ज़रूरतों को, मैंने जो मेरी एज ए बेटी उनके साथ जुड़ी थी, उनको उन्होंने जब सफलतापूर्वक पूरा किया था, इसलिए मेरे मन में ये विश्वास जगा, एज ए मदर मैं उन सब चीज़ों को कर ले जाऊंगी। उन्होंने किया तो मैं भी कोशिश करूं। ये बहुत बड़ा, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाओं में हम अपनी मदर्स को देखते हैं, हम आसपास आप जैसी महिलाओं को देखते हैं जो इंस्पायरिंग हैं। और पॉलिटिक्स एक, अगर आप एज ए करियर देखें तो मैम बहुत चैलेंजिंग है, आसान नहीं है, बहुत प्रेशर है इसमें, राजनीति में। तो आपको वो प्रेशर को आप कैसे डील करती हैं? एक तो हो गया कि अपनी फैमिली को लेके चलना है, फिर पॉलिटिक्स में इतने अप्स एंड डाउन्स आप लोग एज अ पॉलिटिशियन फेस हर दिन करते होंगे, तो आप उसको कैसे फेस करती हैं? क्योंकि आज के टाइम पे मैम हर प्रोफेशन में प्रेशर, एंग्जाइटी, इज़ वेरी कॉमन। हर इंसान फील करता है मैं बड़ा प्रेशर्ड हूँ, मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ। तो आपको भी क्या वो प्रेशर फील होता है कि एंग्जाइटी होती है, या आपको लगता है कि ये मैं अब ये प्रेशर नहीं ले पाऊँगी? कैसा अभी आया आपकी लाइफ में कभी ऐसा पल? रोज़ आता है, रोज़ आता है। आप कैसे डील करती हैं उसको? अब मैं तो ऐसे बताऊं कि दिन में क्या होता है कि जैसे 11 बजे जी एक कोई घटना ऐसी हुई जी कि लोग परेशानी में हैं जी और वो चीज़ वहाँ पर हो जानी चाहिए, जी और मैं कोशिश कर रही हूँ, जी वो चीज़ नहीं हो पा रही,
और मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो पा रही, ऐसा लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगी, वो चीज़ मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी, तो तुरंत ऐसा लगता है क्या ये गलत निर्णय हो गया। उसी समय ऐसा दिमाग में आता है कि अरे क्या गलत हो गया निर्णय, ये जो है ऐसा कर देना चाहिए था, ये हुआ। और दूसरे ही मिनट वो चीज़ अगर हो गई तो तुरंत ही ऐसा अचीवमेंट का फीलिंग आती है, सफलता की आती है, कोई संतुष्टि का भाव लेके मेरे पास आ गया, आपने मेरे लिए वो कोशिश करी थी और वो कोशिश हो गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे ही आता है, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम है, हम विभागों में प्रयास कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज़ में कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कोई निगेटिव वहाँ से आता है तो लगता है कि जी, या कोई किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है नहीं रिजॉल्व हो रही तो लगता है कि नहीं, तो अब ये कैसे होगा। वहीं पर जो संबल देता है, वो संबल देता है, कहीं किसी कोने से कोई अचीवमेंट आ जाती है उसी समय पर, वो अचीवमेंट वहीं पर कंपनसेट कर देती है सारी डाउनफॉल को। तो और ये रोज़ होता है। तो मैम एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि हर दिन प्रेशर होता है, हर दिन उससे आप उभरती हैं, तो जब आप कहीं अपनी करियर में, पॉलिटिक्स में, जब आप कहीं आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ कुछ पूछना पड़ेगा, यहाँ कुछ मुझे सीख लेनी है, तो वो ऐसा कौन शख्स है या ऐसी कौन सी शख्सियत जिससे आप वो एक पॉलिटिकल एडवाइस लेती हैं कि अब आप मुझे बताइए कि क्या सही है, क्या करना चाहिए? माँ से लेती हूँ, माँ से लेती हूँ। माँ से बड़ी कोई इंस्पिरेशन है नहीं? नहीं, इंस्पिरेशन है, और मेरे लिए तो स्पेशली बहुत बड़ा सौभाग्य है जी कि मेरी माँ ही मेरी गुरु है। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि हम देखते हैं कि महिलाएं आज के टाइम पे बहुत, मैं मानती हूँ बहुत सशक्त हो चुकी हैं महिलाएं। अब वो कहना कि विमेन एम्पावरमेंट है नहीं, आपका क्या कहना है कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, कि आपको लगता है महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं या अभी और एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? अभी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत बहुत काम हुआ है जी, बहुत काम हुआ है, और महिलाओं के एंगल से देखें तो कई आयाम में हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। जी। तो जो महिलाएं और जो युवा आपको देख रहा है, आप एज अ पॉलिटिशियन, एज अ विमेन, एज एन इंडियन विमेन, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो युवा है वो पॉलिटिक्स से मैम बड़ा बचता है आज भी। हम थैंकफुली अब हमको पता चल गया कि हमें वोट की ताकत क्या, अब हम वोट करते हैं, पर अगर आप किसी युवा से पूछें कि भाई आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, आइए हमें ज्वाइन करिए, तो कहीं ना कहीं युवा का रहता है कि थोड़ा सा हम बच के चल रहे हैं पॉलिटिक्स से। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो हमारा यूथ है, स्पेशली इंडिया का? नहीं, ये देश जो है, इस देश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, डेफिनेटली मैं जब बात कर रही हूँ सारा जी आपसे, तो मैंने कभी नहीं सोचा, और मैंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी 2003 में बीजेपी को ज्वाइन किया है, और जिस समय ज्वाइन किया उस समय भी कारण दूसरे थे मैंने, और देश के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो लंबे समय तक ऐसा रहा है कि लोगों का विश्वास राजनीति से उठा हुआ था। राजनीति से कुछ हो सकता है या पॉलिटिक्स कोई माध्यम बन सकती है चेंज का, ये इससे यूथ का भरोसा उठ गया था। इतनी ज़्यादा कंडीशंस इस देश के अंदर, मैं कहूँगी कि ये जो सिनेरियो चेंज हुआ है, ये जो हम लोग विद्यार्थी परिषद में बात करते थे कि हम सत्ता परिवर्तन की नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो ये जो मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद जो बीजेपी लेड सिस्टम जो बना है और पॉलिटिक्स पर लोगों का भरोसा बना है, तो पॉलिटिक्स पर लोगों का भरोसा व्यवस्था परिवर्तन के लिए जब बना है तब, और मैं कहती हूँ ऐसा कि पॉलिटिक्स में मैं भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब मैंने सोचा कि आखिर सिस्टम को कोसने से कि या गलत है या सही है और हम कुछ करना चाहते, क्योंकि इस देश के अंदर बड़ी संख्या में NGOs हैं और पर्सनल लेवल पर सोशल वर्क का बहुत सारे, और वो यूथ है, वो काम करते हैं, और उनका भरोसा जो लोगों के लिए काम करने वाली योजनाएं हैं, सिस्टम है, उन पर है, और इसके कारण देश के अंदर विश्वास बढ़ा है। पहले स्थिति बहुत ख़राब थी, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, और लोगों का जैसे सब जगह से निकल रही हैं चीज़ें, वैसे पॉलिटिक्स में से भी निकल रही हैं,
तो यूथ का ऐसा नहीं है, जब वो देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल जो पार्टी है बीजेपी, वो कहती है कि सेवा ही संगठन, तो जो सेवा को काम करने का अपना माध्यम बनाना चाहते हैं, दूसरों को मदद करना चाहते हैं, तो कोई पार्टी अगर उसको लेकर आगे बढ़ती है तो यूथ का रुझान बढ़ता है, वो बात बढ़ती है और विश्वास बढ़ता है। लेकिन ये बात सही है कि लोगों को साहस करना चाहिए, लोगों को पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, और अच्छे लोग, अच्छी सोच के लोग, एनर्जेटिक लोग कुछ करना चाहते हैं, वो करने के लिए आएंगे, नहीं तो अच्छा होगा कैसे। बिल्कुल ज़रूरी है कि अब यूथ थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ खुद आगे बढ़े। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमने एजुकेशन कर ली तो अब हमें जॉब्स करनी है या हम बिज़नेस करना है, कितने ही लोग होते होंगे जो कहते हैं अब हमें पॉलिटिक्स में जाना है। तो मुझे लगता है कि आप जो लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे कि भाई यूथ को, हमारे और आपके जैसे लोग जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आगे आइए, जुड़िए पॉलिटिक्स से, और कहीं ना कहीं ज़रूरत है इस देश को यूथ कहना चाहिए कि यंग लीडर्स की। मैम, एक सारी बातों में एक सवाल उठ के आता है कि एज अ विमेन पॉलिटिशियन आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, और आपको लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एक महिला नेता के लिए? कई बार देखिए अच्छी जगहों पे भी जाना पड़ता है, कुछ ऐसी जगहों पे भी जाना पड़ता है जहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी क्वेश्चन हो सकता है, या जहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़े तादाद में लोग होते हैं। क्या कभी कोई ऐसा बीइंग अ वुमेन आपको फील आया कि आप भीड़ में घिर गई हों, या कई ऐसे आपके लाइफ में आई एम श्योर ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, तो उनको आपने किस तरह डील करा? देखिए, जो जेंडर वाइज फीलिंग है या थॉट है जी, जब आप किसी काम में डिवोटी होते हैं और जेन्युइनली डिवोटी होते हैं, ईमानदारी से सोच रहे होते हैं कि मुझे इस काम के अंदर लगना है, तो पॉलिटिक्स नहीं, ये किसी भी फील्ड के अंदर है कि वो जेंडर वाइज थिंकिंग है, वो जो थॉट है वो कहीं पीछे छूट जाता है। हम अपने काम में परफेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो फीलिंग पीछे होती चली जाती है। लेकिन पॉलिटिक्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रिप्रेजेंटेशन का नाम है। बिल्कुल। और पॉलिटिक्स जब रिप्रेजेंटेशन का नाम है और हम महिला हैं, तो हम आधी आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। उनकी फीलिंग के साथ जुड़ करके, उनके थॉट्स के साथ जुड़ करके हमको उनके हिसाब से सोचना और उनके हिसाब से जो एक्शन है पॉलिसीज़ का, उसकी तरफ ध्यान देना है। तो और ये तो एक विषय हो गया उसको लेकर के। तो मुझे लगता है कि मैंने जब ये कहा कि अपने काम करते समय, लोगों के बीच होते समय, उनकी बात को रखने के लिए किसी फोरम में जाते समय, किसी भी ऐसी जगह जब मैं जाती हूँ और उसमें संघर्ष होता है, बिल्कुल होता है, और वो संघर्ष जो होता है, और मैं महिला हूँ इसलिए मैं उस भीड़ में हूँ, तो वो 2 सेकंड के लिए आता है कि मैं महिला हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये तुरंत से आता है मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन तीसरे मिनट से वो चीज़ हावी होती है कि मैं यहाँ हूँ ही क्यों, और मैं किस संकल्प के साथ यहाँ आई हूँ। तो वो संकल्प मेरी महिला होने की फीलिंग को दबा देता है। बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने मेरे सवाल का, बहुत खूबसूरत मैम। तो अब एक सवाल ये आता है कि आप अपनी पॉलिटिकल लाइफ में और फैमिली लाइफ में जो बैलेंस होता है वो मेंटेन कैसे करती हैं, जो कि मेरे हिसाब से फिर बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया। कैसे आप उसको मेंटेन करती हैं? नहीं, चैलेंज तो है ये, और ये ऐसा है कि मैं कहूँ कि मैं करती हूँ तो ये जवाब सही नहीं है। ये बैलेंस जो है वो मेरी फैमिली करती है। फैमिली उसको समझ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं इसके लिए अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी फैमिली समझ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, और समझ करके वो सपोर्ट कर रही है।
तो मैं कहूँ कि मैं पूरा जी न्याय करे दे रही हूँ फैमिली के साथ और मैं बड़ा बढ़िया संतुलन बना, ये बिल्कुल गलत बात है। फैमिली को जो मेरे थ्रू मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन फैमिली जो है वो एडमायर कर रही है, फैमिली उसको मतलब सम्मान दे रही है जो मैं काम कर रही हूँ और अपना सहयोग दे रही है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर बहुत ये सौभाग्य है, रेयर है जो मुझे मिला। और अब मैं इसको कहूँगी कि संस्कार हैं, क्योंकि मेरी माँ ने भी माँ को मैंने देखा है कितने समर्पित भाव से उन्होंने सेवा का काम किया है, लेकिन उन्होंने अपनी गतिविधियों से और उन सारी चीज़ों से हमेशा ये चीज़ झलकाई है कि महिला हो तो परिवार प्रायोरिटी पर, परिवार को लगना चाहिए कि वो प्रायोरिटी पर है और उसको बैलेंस हमेशा बना करके सम्मान को रखना है। उन्होंने कहा कि शादी मेरी जैसे, तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में जाओगी कि नहीं जाओगी ये डिसीजन तुम्हारा वो परिवार करेगा, मैं नहीं करूँगी। तो आपको सपोर्ट मिला अपने इन-लॉज से? इन-लॉज से सपोर्ट मिला, मेरे काम को सपोर्ट मिला और बहुत इमोशनल सपोर्ट मिला, जैसे मिला उसको समझना कि मैं क्या कर रही हूँ। और उसमें परिवार के लोग, पॉलिटिक्स एक ऐसा क्षेत्र होता है कि कई जगह देखा कि कई सारे चीज़ें लोग जोड़ देते हैं उसके साथ। बिल्कुल। तो लेकिन मैं इसको फिर से बोल रही हूँ कि जो मुझे परिवार मिला, उनकी पॉलिटिक्स में मेरे होने का एक ही वो बेनिफिट चाहते थे सारे के सारे लोग, कि कभी कोई गलत बात मुझे सुनने को ना मिले, परिवार का यश बढ़े, बिल्कुल। कभी कोई गलत बात सुनने को ना मिले। तो वो एक तरह से जो उनकी अपेक्षा मुझसे राजनीति के क्षेत्र में थी, वो मुझे मेरे ही काम को ठीक प्रकार से करने की प्रेरणा दे रही थी, जो उनको मुझे से अपेक्षा थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उनको सपोर्ट, उनको लगता था, मेरी सास, उनको लगता था कि कुछ काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है तो अच्छा कर रही है, और इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। नहीं मैम, मैं बिलीव करती हूँ बीइंग अ वुमेन की हम फीमेल्स पे वैसे ही बहुत सारा बर्डन होता है, दुनिया का, समाज का, फैमिली का, प्रेशर्स भी होते हैं। और आप जैसी फील्ड पॉलिटिक्स में अगर आप दो चीज़ों को लेके चल रही हैं तो मुझे लगता है वो एडमिरेशन ही काफ़ी है उस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, कि भाई फैमिली कम से कम एडमायर कर रही है, उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रही है, विच इज़ वेरी रेयर। तो मैम अब इस बिज़ी शेड्यूल में, एक फैमिली बैलेंस में, जब कुछ फ्री वक्त आपको मिलता होगा तो वो क्या चीज़ है जो आपको सुकून देती है? म्यूज़िक। म्यूज़िक। कैसा म्यूज़िक पसंद करते हैं आप? कैसा भी। ओल्ड, मतलब किस एरा का? क्या आपका फेवरेट म्यूजिकल एरा क्या है? मुझे लगता है मैं उसको बता ही नहीं पाऊंगी। कभी कुछ सुनने का मन करता है, कभी कुछ पुराना भी सुनती हूँ, नया भी अच्छा आता है तो सुनती हूँ जी। हाँ, म्यूज़िक, हर तरह का म्यूज़िक। और कभी कुछ सुनने का, गाड़ी में चलते हैं तो कभी हो गया 7-8 घंटा हो गया तो गाड़ी में बज जाता है। जी। तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, अब तो कई सारे हैं, आप कोई भी जो भी आपके फेवरेट हो। फेवरेट एज सच बहुत सब अच्छे लगते हैं। सोनू निगम जी, उनको सुनती हूँ। तो मैम ये हो गई बात आपकी पसंद की। क्या आपको पढ़ने का भी शौक है? रीडिंग भी करती हैं आप? हाँ। कोई ऐसी किताब जो लोग देख रहे हैं हमको, आप बताएं कि ज़रूर पढ़ें उस किताब को, कोई एक ऐसी किताब जो पढ़नी ही चाहिए सबको? ये भी मैं नहीं कह पाऊँगी, इसका रीज़न है, पहले एक समय तक स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई जो भी किताब होती थी, जहाँ कहीं भी मिलती थी, उनके जितने भी पहलू थे वो सारे जानने की कोशिश रहती थी। अच्छा। उन्होंने किस विषय पर क्या कहा, वो सारे पढ़ने की कोशिश रहती थी। अब लंबे समय से श्रीमद् भगवद गीता का जहाँ दृष्टांत मिलता है, जिस भी भाव में मिलता है, वो पढ़ने की कोशिश रहती है। तो मैम
जो लोग पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं किताबों में बड़ा सुकून मिलता है, किताबों से भी बहुत सुकून मिलता है। कुछ लोग, अब तो खैर किंडल का ज़माना आ गया है, लोग किताबें नहीं पकड़ते, लोग किंडल से ही पूरी रीडिंग कर लेते हैं। तो कोई एक ऐसी किताब बताइएगा, भले वो स्वामी विवेकानंद जी की भी हो, कि जिसने आपको प्रेरणा दी, सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको किस किताब ने दी? स्वामी विवेकानंद जी के ही जीवन पर जी जो किताब है, जी और वो कई सारी किताबों से जोड़ करके, क्योंकि ये लगता था कि उनके जीवन को जानना, इसलिए मैं, और एक किसी भी किताब में उनका पूरा आ नहीं पाया है, तो उसमें कई सारी किताबें हैं। तो मैं कहूँगी इस संदर्भ में जी कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो बातें बोली हैं, जो बातें कही हैं, वो सब यंग जनरेशन के लिए हैं। उनकी चुनौतियाँ, उनकी कठिनाइयाँ और उनका उचित समाधान, और जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जब भी कहा है, जिस परिवेश में, जिस परिस्थितियों में कहा है, वो मुझे लगता है कि वो हर कालखंड में वो समीचीन हो जाता है। वो जो उन्होंने कहा है वो हर कालखंड के युवाओं के लिए वो प्रेरणा का काम करता है। तो कोई एक किताब होगी तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है और बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। मुझे लगता था कि अभी एक में ये इन 2-3 या एक लोगों का नज़रिया है या खोज है, तो मुझे लगता था मैं दूसरी किताब पढूं, मैं तीसरी किताब पढूं। किसी एक का नाम लेंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी दूसरी किताब के साथ। ये मैंने कई कोशिश करी है, मैंने काफ़ी जानने की कोशिश करी है, तो इसलिए ये लग रहा है मुझे। तो आपको रीडिंग का शौक है, आपको म्यूज़िक का शौक है, अब हम बात करते हैं कुकिंग की। मैम, कुकिंग करने का शौक है या आप प्रेफर करती हैं कि भाई कुछ आपका ऐसे पसंदीदा खाना जो आपको मिल जाए तो बस बिल्कुल? नहीं, कभी कभी मन करता है, बनाते भी हैं। जी, क्या आपका फेवरेट, आप मतलब आप क्या ऐसे घर वाले कुछ ऐसा फेवरेट आप अच्छा बनाती होंगी, आपका बेस्ट कुकिंग फूड क्या है? जो मतलब घर वाले जैसे होता है ना कुछ कि नहीं ये आज बनाओ, ये भाई आपसे अच्छा कोई नहीं बना सकता, क्या है वो? देखिए, सबसे ज़्यादा जो पसंद था, एक्चुअली होता भी है कि जो सबसे ज़्यादा खुद को पसंद होता है व्यक्ति वही चीज़ अच्छी बना भी लेता है। वो ज़रूरत पड़ती है तो कुछ भी। अब जैसे कढ़ी है जी, अच्छा। तो कढ़ी बहुत पसंद है, खिचड़ी बहुत पसंद है, और वो खिचड़ी जो है वो अलग अलग तरह से बने, उसमें कुछ भी डाल के और कुछ भी छौंक करके उसको, और उसको बना देना, कई चीज़ें डाल के बना देना, और कभी सिंपल भी रखना, कभी अलग अलग फॉर्म में। ऐसे ही कढ़ी का हाल है। तो ये 2 चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। और आप बनाना भी पसंद करती हैं? बनाना भी पसंद करते हैं। तो मैम, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आई एम श्योर हम जो लोग हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपके बच्चे हैं वो आपको एज अ मदर या एज अ पॉलिटिशियन, एज अ नेता, क्या मतलब वो देखते हैं ज़्यादातर आपको कि भाई ये हमारी मम्मी है, नहीं ये भाई नेताजी हैं, क्या ज़्यादा उनका रहता है? हाँ, ये कंफ्यूजिंग जो है वो बना रहता है, हमेशा बना रहता है। उनके जो बिहेवियर है उसके अंदर ये झलक जो है, ये दोनों मिक्सचर आता रहता है। कभी कोई चीज़ हावी होती है, कभी कोई चीज़ हावी होती है, काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि 80% उनके ऊपर मदर वाला हावी रहता है। वो उसी फॉर्म में बात करते हैं और उसी फॉर्म में रहते हैं। तो आप एज अ स्ट्रिक्ट मदर हैं या आप लीनियंट हैं? मतलब आप और सर में ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है? स्ट्रिक्ट तो मुझे लगता है आप लीनियंट हैं, आप बहुत बिल्कुल फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ। हाँ, बात कर सकते हैं दोनों। मुझे लगता है कि हमेशा लगता है कि बच्चे हर बात कर सकें, और ये बनाए रखने के लिए जितनी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है और डिसिप्लिन वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे बस अपनी बात कह सकें, उनके मन में जो भी आए वो शेयर कर सकें, ये कोशिश हमेशा रहती है। क्योंकि आजकल के मैम माहौल में जो चल रहा है, तो एजुकेशन का बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर, फिर लाइफस्टाइल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं,
तो जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप कोई मैसेज अगर उनको देना चाहें कि वो इतने स्ट्रिक्ट हो गए या इतनी अपनी अपेक्षाएं बच्चों के ऊपर लाद देते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे प्रेशर्ड फील करते हैं। नहीं, ये मेरा इस पर बहुत विश्वास है जी, बहुत विश्वास है। एक तो एक ये बहुत विश्वास है कि वो इंडिविजुअल है, वो पर्सनालिटी है, वो मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं, और मेरा ही सब कुछ देने के लिए चीज़ नहीं है। वो एक अपनी एक व्यक्तित्व है, एक उस व्यक्तित्व की सोच है, और उस सोच का सम्मान करते हुए ही उसको एक डिसिप्लिन में डाल करके और एक लिमिट के अंदर ही हम किसी की लाइफ में, किसी के उसमें एक सीमा के अंदर ही अपना वो कर सकते हैं। पहले तो ये मानना कि वो एक पर्सन है, बिल्कुल एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है, और उनका अपना थॉट प्रोसेस है, और अपनी एज को याद रखना दोनों कि हम कैसा सोचते थे उस समय और क्या चाहते थे। तो ये थोड़ा दोनों चीज़ें मेरे साथ बनी रहती। एक तो ये कि वो इतने सहज रहें बच्चे और अपनी सब बात शेयर करें। दूसरा, हम उस एज में कैसी अपेक्षा अपने पेरेंट्स के लिए रखते थे कि मेरी माँ कैसी मेरे साथ रहे। तो ये दो चीज़ें याद रखनी चाहिए कि हम क्या सोचते थे, और दूसरा कि बच्चा जो है उसका भाव, उसका जो भी चाहत है, वो क्या सोच रहा है, उसके पेरेंट्स से बड़े मित्र और शुभचिंतक कौन हो सकते हैं। और अगर वो अपने सबसे, और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बेस्ट करें, तो वो जो सबसे बेस्ट उनका वेल विशर है वो उससे अपनी बात ना कर पाएँ, तो ये उनका बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमेशा इतना अपने को बनाए रखना चाहिए कि बच्चे बात करते रहें, बाकी तो सब होता रहता है। मैम, आपके आगे एक लेगेसी थी आपकी मदर की, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई हम भी जाएंगे, समाज सेवा करेंगे, हम भी समर्पण करेंगे देश के लिए। तो आपके जो बच्चे हैं या घर परिवार के लोग हैं या आपके घर में जो एक यंगस्टर्स हैं, वो क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में? क्या वो चाहते हैं पॉलिटिक्स में आना, या उनको क्या लगता है कि नहीं हम तो डॉक्टर, इंजीनियर या जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे? क्या उनकी थिंकिंग है पॉलिटिक्स के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पॉलिटिक्स कोई प्रोफेशन नहीं है, ये वो समझ चुके हैं सारे लोग। तो और उन्हें अगर सेवा भावना है, टोटल 100% सर्विस है, उसके ये समझ चुके हैं सर्विस है। और सर्विस करने के लिए आपको माने आप सर्विस देने लायक बने, तो आप अपने आप को स्टैंड करना, अपने आप को वेल करना, और इसके बाद ऐसा लगता है कि जी हम कुछ मदद कर सकते हैं लोगों की, मेरे अंदर उतना जज्बा है और ये है, कोशिश कर सकते हैं अपनी लाइफ की सब चीज़ें टैकल करते हुए हम लोगों की मदद कर सकते हैं, और इतनी हमारे अंदर सहनशीलता या करने की इच्छा है लोगों की मदद, तो अगर कर सकते होंगे तो करेंगे, यही अभी सबके दिमाग में है। अभी तो वो आपको देख रहे हैं कि जितना समय, जितना वक्त, जितना समर्पण आप कर रही हैं, ये आप एक जितना मैंने आपको समझा, आप एक बहुत सरल व्यक्तित्व के इंसान हैं, बहुत सिंपल हैं, और जो आप कर रही हैं उससे आप बेइंतहा, आपको प्यार है जो आप कर रही हैं। समाज सेवा कहूँगी मैं इसको, पॉलिटिक्स कह लीजिए आप। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे जो पेरेंट्स को देखते हैं उनके ही इम्प्रिंट्स पे चलते हैं, उनके पक्षियों पे चलते हैं बच्चे। आप कह लीजिए कुछ भी, वो करेंगे नहीं, वो आपको जो देख रहे हैं वही वो करेंगे। तो मैम, ये तो बात हो गई बच्चों की, परिवार की। अब एक सवाल आता है कि जब आप, अगर कभी समय मिलता हो, पूरे दिन में छुट्टी है, भाई आज मुझे कुछ काम नहीं है, कभी अगर बाय चांस ऐसा दिन आए, तो आप उस दिन क्या करना चाहेंगी? एक दिन जब आप कुछ नहीं कर रही हैं तो उस दिन आप क्या करेंगी? ऐसा मैं अगर आए इन केस मैं बताऊं सारा जी, मैं बताऊंगा सारा जी। कई बार, क्योंकि संगठन के अंदर तो हो गए 25 साल 30 साल काम करते हुए, एज ए MLA 9 साल हो रहे हैं, तो ठीक है, मतलब काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा सोचा कि जी आज एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं, वो कोई भी डेट हो सकती, कोई भी दिन, उस दिन कोई काम नहीं होगा और बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ऐसा होता नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो मैंने कहा, बस कुछ कुछ देर में ऐसा होता है कि म्यूज़िक मिल जाए, म्यूज़िक मिल जाता है, बस सब चीज़ें ठीक हैं। और एक सारा जी, मुझे लगता है आप जो पूछना चाह रही हैं कि एक ब्रेक की लोगों को ज़रूरत होती है, बिल्कुल सबको होती है, ब्रेक की ज़रूरत होती है। लेकिन आपको मैं बताऊं सारा जी कि मुझे 9 साल हो रहे हैं, कभी सोचा नहीं कि, और ऐसा कुछ दिमाग में भी नहीं आता कि ये करना है, नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी ऐसा कुछ दिमाग में भी नहीं आता कि कोई ऐसी चीज़ है जो करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं और टाइम मिले तो करें, ऐसा कुछ नहीं। बस 4-5 घंटे में म्यूज़िक लगता है सुनने को वो सुनते रहते हैं दिन में 2-3 बार, ऐसा हो जाता है। तो मैम वेकेशन आपका आखिरी लास्ट वेकेशन आपने कब लिया था अपना? लास्ट वेकेशन मुझे याद नहीं है, लास्ट वेकेशन मुझे नहीं याद है। मतलब आखिरी बार जब आप फैमिली के साथ या परिवार के साथ आपने कहीं गई हो, आपने कहना चाहिए कि एक ब्रेक लिया, नो कॉल्स नो वर्क? मुझे याद नहीं। अच्छा, आपको वो ब्रीदर की फील नहीं होती, नीड नहीं होती कि नहीं मुझे एक ब्रेक चाहिए, थोड़ा थोड़ा ब्रेक चाहिए? नहीं होती, मुझे नहीं हो रही है, अभी तक नहीं हुई और मुझे याद भी नहीं आ रहा है। और ऐसे ही अच्छा लगता है। तो एक लाइफस्टाइल आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि और मुझे लगता है कि आप शायद जितनी सरल इंसान है, कुछ इतना, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है तो आप क्या मतलब ये तो मुझे लगता है कि आप कहेंगे मुझे तो घर अच्छा लगता है, मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। हाँ, नहीं वो भी ठीक है, लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है, लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। कोई अपनी बात मुझसे कहे, मैं सुनूं, मैं करूं, ये अच्छा लगता है। और यही लगता है, इसी में लगे रहना चाहिए, इसी में खुशी मिलती है जी, इसी में आनंद आता है। और कुछ कर रहे होते हैं तो परेशानी होती है, कभी ऐसा फंस जाते हैं। अब ऐसे फैमिली में शादियां होती हैं, कुछ भी होता है ऐसा इवेंट, कहीं नहीं, मतलब कई शादियां तो बहुत क्लोज ऐसे हो गई, मेरी एब्सेंस रही उसमें क्योंकि ऐसे ज़रूरी काम थे तो एब्सेंस रही। तो जाना भी है तो आधा घंटा 1 घंटा गए और तुरंत लौटना है, अपना देखना है सब, और इसी में ठीक लगता है। मतलब ये नहीं लगता कि इससे हट के कहीं जाना है। और किसी को ज़रूरत है और हम अवेलेबल नहीं हैं, किसी को मेरे से बात करने की ज़रूरत है या किसी को भी रिक्वायरमेंट है और हम अनअवेलेबल, ये सबसे बड़ा वो लगता है, ये नहीं होना चाहिए। और शुरू से ऐसे ही रहा, तो मुझे लगता है कि कभी कुछ खाने के लिए बना देना किचन में। जब अभी 22 का रिज़ल्ट आया, 17 में चुनाव जीते, जिस दिन रिज़ल्ट आया चुनाव जीते, रात में पराठे बनाए। 4-5 लोग ऐसे थे जिन्हें कहीं खाना नहीं मिला, आए तो बनाया ना, रात के 11:30-12 बजे आटा माड़ा, पराठे बनाए, आलू की थोड़ी सी सब्जी बना दी, सबने खा लिया। तो 3-4-5 दिन में 1-2 बार ऐसा बनाना होता है किचन में, तो वो बनाते हैं। किसी की पसंद का कुछ बना दिया, कोई अवेलेबल है, हाँ ये चाहिए, तो वो जल्दी से बना दिया। अपने लिए कुछ बना दिया, तो मम्मी के लिए कुछ बना दिया। अपना अपना कहना चाहिए कि ब्रीदर ढूंढने का और ब्रीदर फील करने का तरीका होता है कि हमको इस चीज़ से रिलैक्स मिल रहा है। कि जैसे कुछ लोग मैंने देखा है कि उनको प्लांटेशन का बहुत शौक होता है, बहुत होता है। तो हम अगर उनको देखें तो हमको तो रहेगा 3 घंटे से धूप में काम कर रहा है इंसान, कितना ये टायरिंग है, बट उनके लिए वही रिलैक्सेशन है, वो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। जैसा आपने बताया कुकिंग, या कोई आ गया उसने अपनी कोई समस्या बताई, आपने उनसे बात कर ली, वो आपके लिए एक ब्रीदर हुआ, एक रिलैक्सेशन। वेरी गुड। तो मैम, सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या सोचना है कि सोशल मीडिया पे आप कितना एक्टिव हैं दिन में, और आप इसको किस तरह देखते हैं सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया को मैं एक बहुत प्रभावी और एक बहुत सशक्त और एक बहुत जेन्युइन मीडियम
मैं समझती हूँ। बस इसके नीचे एक लाइन लगती है, यूज़ और मिसयूज़। बिल्कुल। लेकिन वो माध्यम तो बहुत सशक्त है और उस पर मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ, क्योंकि उसको जिसको ना कि अपनी संवाद करना, अपनी जो भी गतिविधि है वो लोगों का अधिकार है, क्षेत्र के लोगों का अधिकार है कि हमारा जनप्रतिनिधि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो उस अधिकार को पूरा करने की, अब उस ड्यूटी को पूरा करने की तरफ सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडियम है। तो आप दिन में लगभग कितनी देर सोशल मीडिया को देती हैं, या कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो आपको लगता है सबसे, देखिए आजकल सोशल मीडिया सिर्फ अपनी बात एक्सप्रेस करने का नहीं, एक एंटरटेनमेंट का भी मीडियम हो गया है। हाँ, कि लोग दिन में कुछ पल बिता रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो कहीं ना कहीं एंटरटेन हो रहे हैं। हाँ। या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने आप को ही देख रहे हैं। तो आप कुछ 10, 15, 20 मिनट क्या समय देती होंगी आप सोशल मीडिया को? नहीं, सोशल मीडिया में तो ये है कि जो हम इंस्टा पर और फेसबुक पर और ट्विटर पर, इन सब चीज़ों पे जो हम दे रहे हैं उसको तो एक बार देखना होता है, बहुत ज़्यादा देखना नहीं हो पाता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। जो टीम कहती है आपकी कि बस आप वो कर देती है कि मैम ये कह दीजिए, ये वीडियो बना दीजिए। ओके, तो आप थोड़ा सा मैम ब्रेक लेंगे इस अपनी कॉन्वर्सेशन से और एक क्विक रैपिड फायर खेलते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कुछ सवाल करूँगी आपसे, आपको चॉइस बतानी है कि आप क्या प्रेफर करती हैं। तो चाय या कॉफ़ी? चाय। सुबह जल्दी उठना या रात में देर तक जागना? दोनों। दोनों। वेरी इंटरेस्टिंग। मीठा या नमकीन? नमकीन। मोबाइल या किताब? किताब। और आप ओल्ड म्यूजिक या लेटेस्ट? दोनों। दोनों। ठीक है मैम, तो अब आगे बढ़ते हैं और एक पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ सवाल करते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि एक शब्द में आप खुद को डिफाइन करिए, तो क्या होगा वो? एक शब्द में खुद को डिफाइन करना? चलिए हम 3-4 शब्द ले लेते हैं कि आप खुद को कैसे डिफाइन करेंगी? कितना मान लेख अपने ऊपर लिखना चाहती। नहीं, मुझे लगता है कि जेन्यून हूँ, काफ़ी लगता है कि ठीक तरफ कोशिश रहती है। सेंसिटिविटी थोड़ी कम होनी चाहिए, वो ज़्यादा है। जेन्युइन एंड सेंसिटिव। ठीक है, तो मैम आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? ये एज अ मदर, एज अ वाइफ या एज अ पॉलिटिशियन, आप कुछ भी बता सकती हैं चूज करके। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है आपकी? मेरा डिटरमिन होना, मुझे लगता है मैं बहुत दृढ़ता के साथ चीज़ों से जुड़ती हूँ। ये मेरी है एक चीज़ अंदर, जैसे मुझे लगे कि ये चीज़ होनी है तो फिर दृढ़ता के साथ उस पर मैं अडिग रहती हूँ। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक किसी भी फील्ड में अगर हम डिटर्मिन है तो हम, तो कभी कभी लोग कहते हैं बड़ी ज़िद्दी है, मम्मी बहुत कहती थी बचपन से कि बड़ी ज़िद्दी है, तो वो डिटर्मिनेशन है। तो मैम अगर हम बात करें आपकी वीकनेस की, तो क्या ओवर सेंसिटिविटी थोड़ी, वो एनर्जी का लॉस होता है। अब जैसे कोई अपने पीड़ा कह रहा है, आपको सारा जी बताऊं मैं क्या नुकसान होता है ओवर सेंसिटिव होने से। अब कोई अपनी तकलीफ़ कह रहा है और हम सुन रहे हैं, तो कहीं इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, उतने भाई उसकी तकलीफ़ आप सुनिए और उसकी आप मदद करिए। बिल्कुल। आपको जी उसकी ज़िंदगी में उतर जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन हम सुनेंगे तो पूरा महसूस करेंगे, उतनी देर वही ज़िंदगी जी लेंगे और उसके बाद वो करेंगे। और वो सब होता तो एनर्जी लेवल बॉडी में वही है, आप उतनी पीड़ा सह रहे हैं तो वीकनेस आती है। तो ये जो बैलेंस है, इस पर अभी काम करना है। इमोशनल बैलेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे बहुत तकलीफ़ में कोई व्यक्ति है और हमसे बात करे तो जी हमें थोड़ी देर लगती है संभलने में, फिर हम दूसरी बात कर पाते हैं, थोड़ी देर लगती है संभलने में। तो इस पे अभी काम करना है, जो कि बहुत मुझे लगता है पॉलिटिक्स में अगर आप सेंसिटिव हैं, ये बहुत रेयर क्वालिटी है। क्योंकि कई बार होता ना कि पीड़ा, जैसे डॉक्टर्स पीड़ा देख देख के, ये ऑपरेशन कर करके कहीं ना वही सोच रहे वो मेरा कब आएगा वो सैचुरेशन टाइम,
कि जब मैं सुनती रहूं और मैं वो फील ना करूं और एक लिमिट तक फील करूं जितनी ज़रूरत है, बिल्कुल वो आ जाए तो थोड़ी मदद मिले। बिल्कुल। तो मैम वैसे सवाल मुझे पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जवाब ना है, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। आपको गुस्सा जल्दी आता है? नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं आता? आता है तो कस के आता है, आता है। लेकिन जल्दी नहीं आता है। गुस्सा बहुत मुश्किल में जी। आता है। तो अब थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे हम मैम से। घर में सबसे ज़्यादा डांट किसको पिटती है? डांट किसी को नहीं पिटती। और घर में सबसे ज़्यादा डांटता कौन है? कोई नहीं डांटता, कोई नहीं डांटता। तो आपके जो हस्बैंड है वो आपको एज अ लीडर या एज अ नेताजी, क्या मतलब आपको वो देखते हैं? एज अ वाइफ, एज अ लीडर, क्या सर आपको देखते हैं ज़्यादा, मतलब टॉप पे कौन है? एज ए इंडिविजुअल देखते हैं। ब्यूटीफुल आंसर, ब्यूटीफुल आंसर। और ये मैं समझती हूँ कि मैं क्या कहूँ इस बात को लेकर कि कोई व्यक्ति इतना बैलेंस कैसे हो सकता है कि अपनी वाइफ को हमेशा एज ए इंडिविजुअल देखता रहे, लेकिन ये है। बट आई बिलीव जितना हमने सुना है कि सर एक पीसीएस ऑफिसर है और कहीं ना कहीं जो पीसीएस अधिकारी होते हैं मैम, मैंने जो देखा है बड़ी रैशनल थिंकिंग रखते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होती है लाइफ में। और तो सर से जब आपकी आप लोग की जब शादी हुई तो एडजस्टमेंट में समय लगा आपको, या मतलब कैसा रहा कि एक जैसा तालमेल था या बहुत ऑपोजिट थे थिंकिंग में दोनों? तालमेल इतना एक है कि बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छा। हाँ, एक चीज़ पर बिल्कुल एक जैसा है, राय बिल्कुल एक जैसी है। राय बिल्कुल एक जैसी है जी। और इसलिए मुझे लगता है, और जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ एक चीज़ें प्रैक्टिकली वो आती हैं तो वहाँ एक दूसरे के रिस्पेक्ट काम करती है। लेकिन जो ओवरऑल पूरा ये है कि जो सिद्धांत हैं, जो मॉरल्स हैं, जो लाइफ के हर व्यक्ति के मॉरल्स होते हैं कि व्यक्ति लाइफ को इस तरह देखता है, इस तरह से जीना चाहता है, या ये है वो मेरा, मैं क्या कहूँ, किन शब्दों में कहूँ कि बहुत सौभाग्य है कि लाइफ को देखने का नज़रिया वो एक जैसा है। तो मैम अगर हम बात करें कि अगर आप पॉलिटिक्स में ना होती तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव करियर क्या होता आपका? टीचर होती, समाज सेविका हो, क्या करती हैं? इफ़ नॉट पॉलिटिक्स देन व्हाट? नहीं, वो है ना पूरा, तो विद्यार्थी परिषद के बाद एक एनजीओ बनाया था हम लोग, कुछ विद्यार्थी परिषद से निकल करके आए थे, मानसी उसका नाम था जी। हम लोग ने 6 साल मानसी में काम किया है। और बहुत कम समय लोगों के जीवन में होता है जिसको वो कहें कि हमने पूरे समर्पित भाव से किया और हम खुद संतुष्ट हैं अपने काम से। तो मानसी में हम लोगों ने बहुत मन से महिलाओं के बीच में काम किया था। तो वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, एनजीओ था। तो अगर पॉलिटिक्स में वो जो व्यवस्था का परिवर्तन ना हुआ होता तो एक नागेन जी थे, माननीय संगठन मंत्री, वो बिहार में हैं, वहाँ का देख रहे हैं जिम्मेदारी संगठन मंत्री की, तो वो यहाँ थे, उन्होंने ही ये सब विद्यार्थी परिषद के अंदर काफ़ी कुछ सिखाया। तो वो संगठन मंत्री बने बीजेपी के, एक्चुअली इसलिए बीजेपी ज्वाइन करी थी। जी, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिक्स बट व्हाई ओनली बीजेपी? हाँ, तो ये इसलिए कि हमारी जैसे संस्कार थे, जैसे पढ़ रहे थे, जो सोच थी वो बीजेपी के लिए ही थी। और विद्यार्थी परिषद में व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के प्रति चिंतन उसके जागृत हो जाता है और वो जिम्मेदारी में है, वो आ जाता है। तो नागेन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री बन गए थे, संगठन महामंत्री, और इसीलिए हम लोगों का विश्वास बना और इसलिए हम लोगों मानसी से युवा मोर्चे के अंदर बीजेपी की यूथ विंग हम लोगों ने ज्वाइन करी थी। तो मुझे लगता है कि अगर माननीय नागेन जी प्रदेश संगठन महामंत्री नहीं बनते उत्तर प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे बदलाव के साथ राजनीतिक परिवेश को भी बदल करके वो क्षमता नहीं संभावित दिखाई पड़ रही होती, तो हम एक स्वयंसेवी संस्था में ही काम कर रहे होते मानसी में।
हमारी मानसी ही बढ़ रही होती। तो मैम मानसी का मेन उद्देश्य क्या था, मतलब वही था cause महिलाओं का उसका जो लोगो था, सशक्त नारी सशक्त समाज था। महिलाओं के लिए काम करना, उनकी अवेयरनेस के लिए काम करना, उनकी हेल्थ के लिए काम करना। हम लोग ने इसके लिए बहुत सारे शिविर लगाए, बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए, तो ये सब हम लोग उसी के अंदर माने मातृशक्ति पर ही भरोसा करके उसको आगे बढ़ाने की दिशा में, उसकी जागरूकता को लेकर के ये संस्था काम करने के लिए डाला था। तो मैम क्योंकि आप नारी सशक्तिकरण से जुड़ी रहीं और उसी ने शायद प्रेरणा दी आपको आगे पॉलिटिक्स में आने की, तो आज के समय में जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं दो वर्ग में बढ़ गई हैं। एक है फेमिनिस्ट, एक है जो सिंपल फेमिनिज्म फॉलो कर रही है। बड़ा एक थिन लाइन है दोनों के बीच में। तो आप खुद को क्या मानती हैं? आप क्या खुद को एक फेमिनिस्ट मानती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो फेमिनिस्ट होते हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि वो पुरुषों को पसंद नहीं करते, या वो पुरुषों वो मानते हैं कि इस समाज में महिलाओं को दबा दिया गया है, अगर आप एक जिसको हम कहें हार्डकोर फेमिनिस्ट से सवाल करें तो। बट वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी महिलाएं हैं जो फेमिनिस्ट भी हैं और दोनों ही वर्गों का इक्वल सम्मान भी कर रही हैं और लेके भी चल रही हैं। तो आप खुद को क्या देखती हैं? एज अ फेमिनिस्ट देखती हैं या क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, इसमें हम लोग जहाँ जन्मे हैं, ये भारत है जी, और यहाँ इसका बड़ा सिंपल सा एक चित्र उत्तर दे देता है, जो अर्धनारीश्वर का चित्र है, शिव पार्वती का जी, इसमें सारा उत्तर है जी। तो ये प्रकृति है, और हमारे देश की संस्कृति ने प्रकृति के इस नैसर्गिक तथ्य को, सत्य को व्यवहारिक रूप हमारे यहाँ जो रीति नीति हैं, परंपराएं हैं, उसके अंदर उतारा है। तो हम संपूरक हैं एक दूसरे के। बिल्कुल। तो महिला और पुरुष जो हैं वो एक दूसरे के संपूरक हैं और प्रकृति ऐसे ही चलती है। जी मैम, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपकी इस बात से मेरे दिमाग में आया कि आजकल इतने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमिक्स कर रहे हैं लोग और ओपन माइक्स हो रहे हैं। क्या कोई ऐसा स्टैंड अप कॉमिक या कोई ऐसा कॉमेडियन जिनको आप पसंद करती हो या जो आपके फेवरेट हो? स्टैंड अप कॉमेडी देखती हैं आप? बहुत पहले राजू श्रीवास्तव जी के कुछ देखे थे। जी 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 जी। और अच्छे भी लगते थे जी। 2-3 तो बहुत अच्छे लगे जी। एक शादी वाला था उनका, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत फेमस था वो, जो वो अच्छा था, पेट का डिस्क्रिप्शन करते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा था। जी, तो इस हमारी खूबसूरत मुलाकात को, इस खूबसूरत बातचीत को हम इस कुछ चंद सवालों के साथ समाप्त करेंगे मैम। तो मैम, आपकी लाइफ का मंत्र क्या है? मदद करो। मदद करो। ब्यूटीफुल। यही आप, जो लोग आपके साथ जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं यही उनको भी इंस्पायर करता होगा। यही ऐसे ही लोग जुड़े हैं। तो एज अ पॉलिटिशियन, एक सवाल थोड़ा सा टफ है मैम, इन सारे सवालों का सबसे टफ सवाल है, एज अ पॉलिटिशियन आप अपने आप को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगी? अपने आप को? जी। एज ए पॉलिटिशियन तो बड़ा मुश्किल सवाल है, कोई खुद को कैसे नंबर दे सकता है? जितना आप समर्पण करती हैं, आपको लगता है कि वो इनफ है? नहीं, या नहीं, एक सवाल आपने पहले किया था जी। कि खाली वक्त में, है ना, जी, जैसे सोचें कुछ, तो जो फुर्सत का समय होता है, दिमाग जब खाली होता है, जी, मैंने और कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती है, उस समय जो अपने आप दिमाग में आता है, वो दिमाग में अपने आप ये चीज़ आती है जी, कि अभी क्या इम्प्रूवमेंट और लाना है, बिल्कुल, कि बेहतर परफॉर्मेंस हो और ज़्यादा अच्छे तरह से हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकें जो करना चाहते हैं। अभी ये दिक्कतें हैं, जैसे हमने बताया, इमोशनल अभी बैलेंस जो है बनाने में दिक्कत आती है। ऐसे ही चीज़ें चिन्हित करते हैं जब खाली अपने आप होता है, वो कहाँ रोक पाता है कोई, अपने आप चीज़ें आती हैं कि अब ये चीज़ें सही करनी है, ये चीज़ें सही करनी है, ये चीज़ें सही करनी है, और ये दिमाग में आता है, इसलिए नंबर जैसा
क्योंकि मुझे लगता है नंबर तो कोई और ही देता है, टीचर ही देता है नंबर। बिल्कुल, मतलब जनता, यहाँ पे अगर आप कहें तो जनता। तो मैम जिनको असेस करना है। जी, अब एक ये आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगी इस पूरी बातचीत का, कि एज अ पॉलिटिशियन वो ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है महिलाओं के हक में होना ज़रूरी है, भले हम उसको सिटी वाइज बोल दें, शहर के लेवल पे बोल दें या प्रदेश के लेवल पे बोल दें, कि आपको लगता है कि आप महिलाओं के लिए वो करना चाहती हैं या वो होना ज़रूरी है, कोई एक ऐसा कार्य या कोई एक ऐसी मंशा आपकी जो हो कि ये कंट्रीब्यूट करूं मैं महिलाओं के लिए। महिलाओं को अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए बहुत सारे अवसर मिलने के साथ ही जो एक मातृत्व का सौभाग्य नारी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ईश्वरीय वरदान सबसे बड़ा मातृशक्ति के साथ जुड़ा हुआ है कि वो माँ बन सकती है, लेकिन यही वरदान उसके जीवन के लिए अभिशाप बन करके उभरता है जब उसके करियर के अंदर, उसके प्रोफेशन के अंदर, उसके काम के अंदर वो माँ बनती है। तो उसके सामने एक प्रश्न उभरता है कि वो अपने मातृत्व के दायित्व से जुड़े या अपने काम के से उसके साथ ईमानदारी से निर्वहन कर पाए। इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रही और मुझे इस पर विश्वास है कि जो वुमेन वर्क फोर्स है, जो तेज़ी से बढ़ रहा है व्यवस्थाओं की सहूलियत के कारण, जगह जगह पर ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है व्यवस्थाओं के कारण कि वुमेन वर्क फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन ये और बढ़ सकता है अगर ये जो महिलाओं के काम करने की जगह हैं, उन काम करने की जगहों पर बच्चे भी सुविधाजनक रूप से उसी जगह पर एक व्यवस्था के अंदर क्रैच की सुविधा के साथ वो वहीं पर रखे जा सकें। तो माँ अगर बच्चे के साथ अपने काम करने की जगह पर 2-3 घंटे में एक बार मिल ली, जो उसका फीडिंग का टाइम होता है, या उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है वो देखना चाहता है, तो एक जो मातृत्व के साथ एक जिम्मेदारी, जो वरीयता बनती है बच्चे के साथ रहने की, और इस कारण महिला अपने काम से अलग हो जाती है। 70% से ज़्यादा महिलाएं अपने काम से अलग हो जाती हैं माँ बनने के बाद। तो ये जो बहुत बड़ा कारण है, मुझे लगता है अगर क्रैच ज़्यादा से ज़्यादा, जिनके लिए पहले से ही कानून बने हुए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से होगा तो हमारी वुमेन वर्क फोर्स और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। बहुत खूबसूरत जवाब मैम। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ न्यूज़ प्लस की, और उन्होंने ये सोचा कि शख्सियत कार्यक्रम के थ्रू लोगों से बात करें, और उस क्रम में उन्होंने मुझसे बात करने की सोची, और मैंने बहुत सारी अपनी बातें जो मैं साझा नहीं कर पाती थी वो मैंने सारा जी के साथ न्यूज़ प्लस के इस कार्यक्रम में साझा करी। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कल्याणपुर विधानसभा से विधायक नीलिमा कटियार जी, जो बेशक एक सरल शख्सियत हैं और उतनी ही उम्दा नेता भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा जी आपका कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करे, जिससे कि हम आपको समझ पाए एक इंडिविजुअल के तौर पे कि आपकी क्या सोच है महिलाओं के लिए, आपकी क्या सोच है इस देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारा जी आपका भी बहुत